और सबसे पहले हरियाणा चुनाव की खबरें आपको बता दें। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। सीएम पुष्कर सिंह धामी बल्लभगढ़ में रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के समर्थन में उत्तराखंड के सीएम रोड शो करेंगे। तो हरियाणा में उत्तराखंड के सीएम स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी, जो कि इस समय प्रचार में पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। बल्लभगढ़ के अंदर आज रोड शो करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, तो पूरी ताकत तमाम पार्टियों की तरफ से झोंकी जा रही है और मूलचंद शर्मा जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में आज रोड शो करने वाले हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ योगेश सेनवाल। योगेश, आखिरी दिन है हरियाणा प्रचार प्रसार का, सीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं, आज रोड शो भी करेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कुछ अपडेट उन्हें लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो हरियाणा का चुनाव हो रहा है उसमें स्टार प्रचारक के रूप में रोड शो कर रहे हैं। वो जो है वो जनसभाएं कर रहे हैं और लगातार वो आम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, उनसे वोट की अपील कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं अपने मुख्यमंत्रियों से। और जो अभी फिलहाल अगर देखा जाए जो एक्टिव मुख्यमंत्री है उनमें से एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी है, जिनकी अपनी एक डिमांड भी चल रही है। लगातार मांग चल रही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा जगह पर बुलाया जाए, क्योंकि उनके जो रोड शो होते हैं, उनकी जो जनसभाएं होती है उसमें भारी संख्या में भीड़ भी पहुंचती है उन्हें सुनने के लिए। और आज मुख्यमंत्री वहां पहुंच रखे हैं। आज मुख्यमंत्री वहां पर जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे, अलग अलग जो उनके प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के लिए वहां पर वो वोट भी मांगेंगे। अब उन्होंने तो सुबह से ये शुरू भी कर दिया है, सुबह से वोट मांगना भी शुरू कर दिया है और उनकी एक जनसभा हो भी गई है और आगे भी होनी है। जी, लेकिन योगेश, क्योंकि एनर्जेटिक हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, ऐसे में लाजमी है कि लोग उन्हें सुनना भी पसंद करते हैं। क्या लगता है इस पूरे चुनाव प्रचार प्रसार के अंदर वो कौन कौन सी बातें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच पाती है और लोग आकर्षित होते हैं, पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, युवा मुख्यमंत्री हैं। अब कुछ फैसले ऐसे उन्होंने लिए हैं जो आज जिनकी डिमांड आज हो रखी है, जिनके लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे फैसले अन्य प्रदेशों में भी होने चाहिए। फिर चाहे यूसीसी की बात करें, यूसीसी को लेकर जैसा उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने कहा कि यूसीसी जो है हम लागू करेंगे और जल्द ही यूसीसी लागू भी हो जाएगा। एक बहुत बड़ा फैसला है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर अन्य ऐसे कई सारे फैसले, उन्होंने बुलडोजर चलाया, उन्होंने कहा है कि हम जमीन जो है वो नहीं हड़पने देंगे। ऐसे कई फैसले हैं जिनको लेकर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और यही फैसले उनके जो है वहां पर भी बहुत काम आएंगे। हाँ, कुल मिलाकर दृढ़ निश्चय और कड़क फैसले जो उन्होंने लिए जनता के भले के लिए, वो कहीं ना कहीं लोगों को आकृष्ट करते हैं और लोगों की मांग भी होती है, उनकी उम्मीदें भी होती है कि सरकार ऐसी ही होनी चाहिए जो जनता की भलाई के लिए किसी भी तरह का अच्छा फैसला ले सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के समर्थन में रोड शो करते हैं आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाई देंगे बल्लभगढ़ में रोड शो करने वाले। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में जल्द ही विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर जहां भाजपा ने अपने 5 मंत्रियों को मंडल स्तर पर चुनाव की जिम्मेदारी दे रखी है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसी असमंजस में फंसी हुई नजर आ रही है कि आखिर केदारनाथ धाम में कौन प्रचार प्रसार करेगा और कौन नहीं। यही सवाल जब कांग्रेस के संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने बद्रीनाथ का उपचुनाव भी जीता था, मंगलौर का चुनाव भी हमने जीता है। शायद विपक्षियों को या आपको हमारी तैयारी नहीं दिखती। हमारी पूरी तैयारी है और बूथ लेवल की तैयारी है। समय आने पर हमारी तैयारी का आपको दिख जाएगी और समय आने पर हम केदारनाथ का उपचुनाव भी जीत के दिखाएंगे। हमारा केदारनाथ की महान जनता पर भरोसा है। वहां की जनता हमारा चुनाव लड़ेगी, वहां का कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ेगा और वहां का जो पीड़ित पक्ष है वो हमारा चुनाव लड़ेगा। हम पूरी तैयारी के साथ हैं। हम भाजपा की तरह ढिढोरा पीटने का काम नहीं करते हैं, हम धरातल में काम करते हैं।
हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ चुनाव। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष का बयान कि हम पूरी तरह से निश्चिंत है, बद्रीनाथ का चुनाव जीता है और इस चुनाव को भी हम जीतेंगे। इस समय केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही सीटें ऐसी सीटें रही भारतीय जनता पार्टी के लिए जिनकी के ऊपर प्रतिष्ठा दांव पर देखी गई। देखने को मिला कि तमाम पार्टियों ने पूरा दमखम इन सीटों पर दिखाया। अब बारी केदारनाथ की है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां, दोनों ही प्रमुख दल इस समय पूरी ताकत झोंककर चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश। केदारनाथ सीट जिसकी सरगर्मियां, जिसकी चर्चाएं पूरे देश में इस समय है, संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के जिनका कहना है कि हम पूरी तरह से निश्चिंत है, केदारनाथ सीट को पूरी तरह से लेकर उसको तैयार हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति चुनाव को लेकर यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है? अभी फिलहाल अगर आपको बताएं तो ये नहीं पता किसी को कि चुनाव कब होगा। होना जरूर है, 2 महीने के अंदर ही होना है, पर चुनाव कब होगा, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी फिलहाल किसी को पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा ने अपनी पूरी टीम वहां पर लगा दी है। भाजपा के 5 मंत्री, 5 मंडल हैं उस विधानसभा में, 5 मंडलों में उन्होंने अपने 5 मंत्री लगा रखे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अभी 6 तारीख को वहां पर एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही वो लगातार, यानी कि आप समझ सकते हैं कि भाजपा इस चुनाव को लेकर कितनी गंभीर नजर आ रही है। दूसरी तरफ जब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस फिलहाल इस चुनाव में वो कह तो जरूर रही है कि हम जीत के आ रहे हैं, हमने वो दावे बड़े बड़े कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसा अभी फिलहाल बड़ा नाम वहां पर नहीं गया। एक उन्होंने जो है यात्रा जरूर निकाली थी, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने निकाली थी केदारनाथ। वो यात्रा हरिद्वार से केदारनाथ तक गई थी, उसमें भी बहुत सारे मतभेद जो है वो सामने आ गए थे। पर फिलहाल कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि भाजपा हारी हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा ने 5 मंत्री लगा दिए, यानी कि वो डरी हुई है, ये जरूर कांग्रेस कह रही है। दूसरी तरफ अगर महेंद्र भट्ट की बात करें जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना है कि 5 मंत्री हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि वहां पर आपदा आई है फिलहाल में, और हम चाहते हैं कि जो लोग वोट डाल रहे हैं वो लोग खुशी से वोट डालें, ना कि गमों के साथ वोट डालें। यानी कि दोनों ही अगर देखें तो भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने अपनी अपनी तैयारियों को जरूर आगे बढ़ा दिया। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर क्या स्थिति रहती है, कैसी स्थिति रहती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। लक्सर और आसपास के इलाकों में मां के नवरात्रों की धूम मची हुई है। शारदीय नवरात्र के पहले ही दिन पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। हर तरफ मां के जयकारे लग रहे हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। मंदिरों में मां दुर्गा के भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो घर घर में भी नवरात्रि को लेकर कलश की स्थापना की जा रही है। तो वहीं आस्था और श्रद्धा के साथ तन्मयता से मां की भक्ति की जा रही है। ये ऐसा है, जब राक्षसों के साथ युद्ध चल रहा था तो शिव जी ने जो है माँ पार्वती को ये जिम्मेदारी दी गई राक्षसों का संहार करने के लिए। तो तब से जो है राक्षसों ने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप धारण किए, उसी प्रकार माँ ने भी भिन्न भिन्न स्वरूप धारण किए। इसीलिए 9 स्वरूपों में इनकी पूजा की जाती है। शैलपुत्री देखिए, उनकी शिवालिक पर्वतों में, यानी पर्वत की पुत्री होने के कारण इनको शैलपुत्री नाम पड़ा। और एक प्रकार से अगर जो ज्यादा गहराई में जाए तो ये प्रकृति है, सृष्टि है, वो उसी ने जो है ना अपना मानव का स्वरूप धारण करके राक्षसों का संहार किया। खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां पर कदली वृक्ष छेदन के बाद दुर्गा पूजा के पहले चरण की पूजा की शुरुआत कर दी गई है। दुर्गा मां की झांकियों के साथ हरिचंद गुरुचंद मंदिर से पूरे दिनेशपुर नगर की परिक्रमा करने के साथ दुर्गा मंदिर प्रांगण तक शोभा यात्रा निकाली गई। जय मां दुर्गे। आज दुर्गा पूजा 2024 दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत कदली छेदन कार्यक्रम था। कदली छेदन कार्यक्रम के तहत आज केले के वृक्ष को काटकर मंदिर में स्थापित किया गया है और आश्चर्यजनक तरीके से
आज से 5 दिन बाद ये केले का परिषद जो है, केले का फल जो है अपने आप पक जाता है। और सब षष्ठी पूजा से 9 अक्टूबर से हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा की शुरुआत, इस वर्ष की पूजा की शुरुआत होगी। 5 दिवसीय पूजा के उपरांत इस मैदान पर यहाँ पे जो ये आप परिसर देख रहे हैं, इस परिसर में 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। जय माता दी। आज नव दुर्गा का पहला दिन है और नवरात्रि का शुभारंभ। आप सभी को इस अवसर पर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। कल केला काटा गया था और ये केला, इस केलों को 9 दिन तक पूजा जाता है माँ के मंदिर में। और ये मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भी अर्पण माँ को करे उनको। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर पिछले लंबे समय से मांग हो रही है कि उत्तराखंड को एक सशक्त भू कानून मिलना चाहिए। वहीं प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ दिनों में भू कानून को लेकर ऐसे कई संशोधन किए हैं जिससे उम्मीद अब जाग रही है कि जल्द ही उत्तराखंड में भू कानून पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाएगा। वहीं भू कानून को लेकर जब बीजेपी के विधायक और पूर्व राज्य आंदोलनकारी विनोद चमोली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब भू कानून में कुछ भी नहीं रह गया है, सरकार में बहुत सारे संशोधन कर दिए हैं। तो उसका समाधान मुख्यमंत्री ने कर दिया ना। उन्होंने कहा कि हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, आवश्यक होगा हम उसको विड्रॉ करेंगे। तो बोल तो दिया उन्होंने, अब उसमें बात कहाँ पे बची रह गई। उन्होंने लगभग वो सारे विषय जिसका संशय लोगों के मनों में तो उसका समाधान कर चुके हैं। अब उसको एक कागजी जामा देना है और विधानसभा से उसको पास होकर उसको कानून बनना है। तो उसके लिए बजट सत्र का उन्होंने कही दिया है कि बजट सत्र में उसको ला रहे हैं। तो कुछ बचा ही नहीं बाकी है। हाँ, अगर कोई राजनीति करना चाहे तो करे, वो अलग बात है। सब स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन अब उसको कोई गुंजाइश। देहरादून में बीजेपी के नियोजन एवं ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने रोजगार के कई विषयों को लेकर चर्चा की, जिसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आखिर रोजगार है कहाँ। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आपने रोजगार की, स्वरोजगार की आखिर क्या व्यवस्था की है। आज युवा रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आखिर वह क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन्हें रोजगार मिल गया है। सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। रोजगार वाला आंकड़ा तो आपके सामने है। देखे ना, पीसीएस के एग्जाम जो संघ लोक सेवा आयोग कराता है 2020 के बाद नहीं हुई है, वैकेंसी नहीं निकली है, उनका रिजल्ट नहीं निकला है अभी तक। तो कहाँ रोजगार दे दिया आपने ना, आपने स्वरोजगार की कोई व्यवस्था की। आप बताइए ना, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या स्वरोजगार की आपने व्यवस्था की, कहाँ पर आपने स्वरोजगार की व्यवस्था की। बेरोजगारी का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। बेरोजगारों में आप ही की सरकार ने लाठीचार्ज किया, तो क्यों लाठीचार्ज किया फिर उन पर, अगर आप रोजगार दे रहे थे तो? क्यों सारा बेरोजगार आक्रोशित है, किस लिए आंदोलित है, किस लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षा विभाग में आप शिक्षकों नियुक्त नहीं कर पाए, डॉक्टरों का हाल बेहाल है। आप देखें, डॉक्टर हड़ताल में जा रहे थे, कल आपको समझौता करना पड़ा, नए डॉक्टरों की आप नियुक्ति। देहरादून में नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने परिवार रजिस्टर योजना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड भी अब परिवार रजिस्टर योजना प्रदेश में लागू करने जा रहा है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले परिवारों का डाटा तैयार किया जाएगा। जो परिवार अभी तक सरकारी योजनाओं से दूर हैं उनको योजनाओं का लाभ मिले, ऐसी भी कोशिश सरकार के द्वारा की जाएगी। साथ ही सरकार की यह कोशिश है कि परिवारों को सरकार से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी सही से मिल सके। परिवार रजिस्टर पहले हरियाणा सरकार ने बनाया था, फिर उसके बाद भारत सरकार से एक गाइडलाइंस आई थी कि आप जो है इसको हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करिए। हालांकि हमारी जो प्रपोजल है वो हरियाणा सरकार ने जो बनाया था उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके है। ये हरियाणा सरकार में तो केवल परिवार का जो डेटाबेस तैयार किया है, डेटाबेस तैयार करने के बाद उसको फर्दर यूटिलाइजेशन करने का कोई प्लान नहीं था। हम परिवार रजिस्टर में डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ हमारी जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उसकी बेटर टारगेटिंग के लिए प्लान्स बनाएंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ परिवार ऐसे होंगे जो बार बार जो है सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे होंगे और कई परिवार ऐसे होंगे जो एक बार भी नहीं लिए होंगे। ये हमारे संज्ञान में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं। जो छूटे हुए परिवार हैं उनको भी सरकारी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही है, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। यूसीसी को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू होना बहुत ज़रूरी है और यूसीसी सभी धर्म के तहत में हित में है। खास तौर पर उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए कहा कि इसमें मुस्लिम वर्ग को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नियम कायदे जो भी बने हैं वह सभी धर्म के हित में बनाए जा रहे हैं। यूसीसी से मुसलमानों को या किसी भी धर्म के लोगों को कोई नुकसान नहीं है। देश के अंदर सिमिलरिटी, समानता, ये सब होनी चाहिए। इसके आने से हमारी धार्मिक प्रैक्टिस पर यानी पूजा पद्धति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी शादी, निकाह सब इसी तरह से होंगे जैसे होते आ रहे हैं। हाँ, जहाँ अंकुश लगाने की बात है, जो कुप्रथाएं आई हैं, जैसे मुसलमानों के अंदर 3 तलाक, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तलाक का बिल ला करके मुस्लिम औरतों के साथ अन्य महिलाओं को भी एक अधिकार मिला है कि जो अनर्गल अपनी पत्नियों को नुकसान पहुंचाते थे उसमें कमी आई है और वो इस्लाम का है। खबर देहरादून से है, जहां पर वक्फ बोर्ड 2024 संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक दलों में तीखी हलचल देखने को मिल रही है। वहीं संशोधन को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तीसरे नंबर की संपत्ति मुसलमानों के पास होने के बावजूद वह गरीब हैं और उनका एजुकेशन लेवल नीचे गिरता जा रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो 2024 संशोधन बिल जिसकी तैयारी चल रही है और जेपीसी में उसके ऊपर बहुत पूरे देश के अंदर उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं और जेपीसी के माननीय अध्यक्ष श्री जगदम्बिका पाल जी जगह जगह जाकर के लोगों की राय ले रहे हैं। मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि तीसरे नंबर की संपत्ति मुसलमानों के पास हो और फिर वो गरीब हों, उनके एजुकेशन का लेवल जो है वो बहुत नीचे चला गया हो, मुख्य धारा से कट कर के बिल्कुल वो एक दयनीय स्थिति के अंदर आ गए हों, जबकि उस वक्फ संपत्ति के माध्यम से, उनकी आमदनी से उन गरीब मुसलमानों का, बेवाओं का, यतीमों का कल्याण किया जा सकता था और उस संपत्ति के ऊपर हॉस्पिटल होने चाहिए थे, स्कूल होने चाहिए थे, कॉलेज होने चाहिए थे। आज ऐसा ना हो करके कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर, जो 60 साल का कार्यकाल है, लगभग बहुत लंबा होता है, अपने चहेतों को, अपने मीडिएटरों को। खबर देहरादून से है, जहां पर डीजीपी अभिनव कुमार के निर्देशों पर प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों ने फुट पेट्रोलिंग यानी पैदल गश्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत देहरादून की मित्र पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। इस वक्त आपको बता दें कि इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि डीजीपी के निर्देशानुसार प्रत्येक थाना क्षेत्र और चौकी क्षेत्र में हर पुलिसकर्मी 1 से 2 घंटों की फुट पेट्रोलिंग करेगा और रात के समय भी एसएचओ और एसओ थाना क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। डीजीपी महोदय के आदेश अनुसार सभी हमारे थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग, जिसमें कि ये कहा गया है कि तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे की जो है अवश्य जो है प्रत्येक पुलिस कर्मचारी के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जाएगी। तो उसी के दृष्टिगत जो है ये फुट पेट्रोलिंग हमारी देहरादून पुलिस के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही है और उसके साथ ही साथ लगभग रात्रि में भी हमारे सारे अधिकारी जो हैं, सारे जो एसएचओस या एसओस हैं, वो भी लगातार अपनी विजिबिलिटी और मोबिलिटी अपने थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों में बनाए रखते हैं। और इसके उपरांत जैसा आपने देखा होगा कि हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में सत्यापन अभियान और इसके अलावा जो खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां पर हाईवे जाम करने से किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल 3 दिन पहले भाकियू क्रांति गुट ने क्षेत्रीय लोगों की समस्या को लेकर बसेडी और शिव चौक फ्लाईओवर से वाला तिराहे पर तक ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसके बाद अब भाकी युग क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 250 लोगों के खिलाफ हाईवे जाम करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है।